Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team Munshi. This side सरस गिरी और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 12 का चैप्टर 2 जो है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब बहुत से बच्चे अलग बोर्ड से भी पढ़ते हैं लाइक आईसीएसई और भी बोर्ड हैं, तो ये समझ लो ये जो चैप्टर है तुम्हारा नेशनल इनकम का ही पार्ट है। हम जो पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, इसको चैप्टर 2 बना दिया मैंने, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि जो बुक मैं फॉलो करता हूँ वो है संदीप गर्ग और उसके अकॉर्डिंग कुछ चैप्टर इस प्रकार के हैं, टॉपिक सारे सेम है, कोई टेंशन मत लेना। इजीली समझेंगे चीजों को। जो है तुम्हारा नेशनल इनकम का ही पार्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और पहला टॉपिक है इसमें व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी। हमें सबसे पहले ये समझना है डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं जिसे, वो क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले लिख रखा है डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स क्या होते हैं सर? पॉलिटिकल फ्रंटियर्स मतलब बाउंड्री, जो कंट्री की बाउंड्री होती है ना, जैसे इंडिया है, इंडिया की देखो ये बाउंड्री है, तो इसे हम पॉलिटिकल फ्रंटियर्स कहेंगे। नेपाल पहुंचा दिया था सर आपने। तो ये जो है ये है इंडिया की पॉलिटिकल फ्रंटियर, तो इसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहेंगे। जितना भी पूरा है पूरा यहाँ पे को बना देता हूँ इस तरीके से। ये गंदा सा ही बन रहा है लेकिन एडजस्ट कर लेना, ठीक। तो ये है तुम्हारे इंडिया के पॉलिटिकल फ्रंटियर। और इसको और सिंपल भाषा में समझे, डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स ऑल द एरियाज एंड प्लेसेस that are considered part of a country for economic purposes। वो पार्ट एक देश का, कुछ भी हो सकते हो पार्ट, देश भी और देश से बाहर भी। देश से बाहर कैसे, ये अभी बताता हूँ। तो देश का वो पार्ट, वो हिस्सा जो इकोनॉमिक पर्पजेस के लिए यूज होते हैं, जैसे यहाँ पे को अरेबियन सी है ना, अरेबियन सी में तो अब किसी का वो नहीं है कब्जा, कोई हुकूमत नहीं कर सकते अरेबियन सी में। लेकिन जो जनरली कंसीडर्ड करा जाता है अरेबियन सी को, ये यूएई के अंदर कंसीडर्ड करा जाता है, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इंडिया क्या करती है ना, कभी कभार यहाँ जाके ऑयल निकालती है, ऑयल का जो है एक्सट्रैक्शन करती है, क्योंकि सऊदी अरेबिया से हमें परमिशन मिली होती है। अब इंडिया जो ऑयल का एक्सट्रैक्शन कर रही है यूएई यानी अरेबियन सी से, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलिटिकल फ्रंटियर। ये भी हमारे जो पॉलिटिकल फ्रंटियर है उसके अंदर आएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। वैसे ही इंडिया के बहुत से मछुआरे होते हैं जो केरला साइड, तमिलनाडु साइड, यहाँ पे को बाहर जाते हैं श्रीलंका के ओशन की तरफ, इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन में यहाँ पे को फिशिंग वगैरह करते हैं, फिर मछलियां लाके बेच देते हैं इंडिया में। तो ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। वो सारी जगह जहां से इंडिया इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है, जहां से पैसा आ रहा है देश के लिए, उसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहेंगे। यहाँ पे कोई एक और लैंग्वेज लिखी है, इट रेफर्स टू द जियोग्राफिकल टेरिटरी। जियोग्राफिकल टेरिटरी तो है, ये देखो ये बाउंड्री जो हो गई जियोग्राफिकल टेरिटरी, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। अब देखो यहाँ पे को क्या हो रहा है, ऑयल जो है वो गुड है, वो भी सर्कुलेट हो रहा है, यूएई से इंडिया की तरफ आ रहे हैं तो सर्कुलेट हो रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा टॉपिक था डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब अपना देश तो होगा ही, अपनी बाउंड्री तो होगी, लेकिन बाहर वाला एरिया जहां से हम इकोनॉमिक पर्पजेज या इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड। डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड क्या करती है? सबसे पहले देखो एम्बेसीज। एम्बेसीज क्या होती हैं सर? तुमने वो देखी है पिक्चर बजरंगी भाईजान, जिसमें हमारे सलमान भाई साहब मुन्नी को घर छोड़ने के लिए दिल्ली जाते हैं पाकिस्तानी एम्बेसी में। पाकिस्तानी एम्बेसी इंडिया में है, ऐसा कैसे सर? और पाकिस्तान में पता है इंडियन एम्बेसी है। वैसे इंडियन एम्बेसी यूएई में है, अमेरिका में है, यूरोप में है। सर ये होती क्या है, लेकिन ये देखो, जो लोग बाहरी देश में रहते हैं, लाइक मैं इंडिया से हूँ, अगर मैं अमेरिका जाके रहूंगा, मेरे को वहां अगर कोई दिक्कत आ गई, मैं अमेरिका की सरकार से तो कहूंगा नहीं, क्योंकि मेरा आधार कार्ड तो इंडिया का होगा। तो इंडिया ने क्या कर रखा है, वहां पे को अपनी एम्बेसी सेट कर रखी है, दूतावास कहते हैं जिसे। उन दूतावास में जाके मैं अपनी प्रॉब्लम बता सकता हूँ, यार मेरा पासपोर्ट हो गया सर, मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो वो क्या करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे, क्योंकि वो मेरी कंट्री के लोग हैं, वो ऑफिसर है मेरी कंट्री के, तो उन्हें हम एम्बेसीज कहते हैं। सो मान लो इंडिया की एम्बेसी यूएई में गई है, यूएई में एक बिल्डिंग होगी, लिख दिया होगा इंडियन एम्बेसी, और यूएई में स्टेब्लिश है, तो उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहेंगे इंडिया की, वो इंडिया के अंदर आ जाएगा फिर। सेकंड है कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। अब मान लो हमारे इंडिया से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका गई, अमेरिका में मतलब मान लो ट्रेनिंग के लिए कुछ गई, वहां पे को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स कर रखी हैं, लाइक मेक्सिको के साथ वॉर चल रखी है अमेरिका की, तो इंडिया मदद करने वहां चली गई, वहां पे को अपने बेस सेटअप करे, तो कुछ समय के लिए जब तक वो बेस वहां है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएंगे, तो यहाँ पे को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये है। सेकंड है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स owned and operated and owned by normal resident between two or more countries। नॉर्मल रेसिडेंट हम पढ़ेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब होता है आदमी जो देश में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे को क्या लिखा है, शिप्स, सॉरी शिप्स
एंड एयरक्राफ्ट्स। अब देखो एयरक्राफ्ट जो होते हैं, इंडिया से एयर इंडिया उड़ा ऐसे और दुबई में जाके लैंड करा, तो एयरक्राफ्ट दुबई का हो गया क्या वहां? नहीं भाई, इंडिया का ही रहेगा वो। तो एयरक्राफ्ट भी जो होंगे, ओन कर रखे हैं हमारी देश की कंट्री ने और कहीं बाहर जा रहे हैं, तो वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएंगे। शिप्स हो गई, बाहर जाके मछलियां मछलियां पकड़ते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पे, को देखो तमिलनाडु और कर्नाटका और केरला के लोग बाहर जाके मछलियां पकड़ रहे हैं, तो शिप्स ही जा रही होंगी, शिप्स से क्या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ गई। थर्ड है फिशिंग वेसल्स, वही हो गया फिशिंग वेसल्स। ऑयल एंड नेचुरल गैस, मैंने बताया ना, अरेबियन सी में जाके ऑयल निकाल रही है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। भले ही वो देश के अंदर नहीं है, बाहर है, लेकिन फिर भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा वो। और क्या अंदर नहीं आएगा डोमेस्टिक टेरिटरी के? सबसे पहला एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। सर अभी तो कहा था आएगा, अरे पूरा पढ़ो ना। ऑफ अ फॉरेन कंट्री, दूसरे देश के अगर यहाँ रह रहे हैं, हम उसे अपनी टेरिटरी नहीं कहेंगे। अब जैसे जापान की जो एम्बेसी है वो दिल्ली में सेटअप है, मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो जापान की जो बिल्डिंग होगी इंडिया में, उस पे हम अपना हक नहीं दिखाएंगे। हम नहीं, मतलब हक तो दिखाएंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। वो आएगी चीज जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। अब वो चीजें जो ऊपर मैंने तुम्हें बताई, इंडिया ने बाहर वाली कंट्री के साथ करा था, जैसे अपनी एम्बेसीज बाहर खोल दी थी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करे थे, शिप्स और एयरक्राफ्ट से बाहर भेजे थे, वही चीज उल्टा कर दो, फॉरेन कंट्री ने इंडिया की तरफ कर दी है वो सारी चीजें, तो उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करेंगे अपने देश की। आगे बढ़ते हैं, वही है देखो, पढ़ लो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, किसी एक कंट्री की नहीं हो सकती है, ये सबके भले के लिए काम करती हैं। तो डब्ल्यूएचओ जैसे होने को तो अमेरिका में है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी है। ये किसी के अंडर नहीं आते, किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सी चीज थी। अब देखो नॉर्मल रेसिडेंट बहुत प्यारा सा टॉपिक है। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब वो आदमी जो देश में रहता है, देश में काम करता है, जिसकी रोजी रोटी हमारे देश में ही चलती है, उसे नॉर्मल रेसिडेंट कहते हैं। अब इसको इंग्लिश में पिरो के लिखा है, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। इंडिविजुअल आदमी भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई बिजनेस भी हो सकता है, एग्जाम्पल भी दूंगा भी। हु ऑर्डिनरली resides in a country and whose center of economic interest also lies in that country। जो ऑर्डिनरली रिसाइड करता है यानी रहता है एक कंट्री में, और उसके साथ साथ सेंटर ऑफ इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में होता है उस आदमी का। सेंटर ऑफ इंटरेस्ट मतलब पैसा कमाना, जो उसकी रोजी रोटी, उसका लाइवलीहुड है, उसी देश से जुड़ा हुआ है, तो उसे नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे। और इसको और सिंपल भाषा में समझे, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री आर द पीपल एंड बिजनेसेस that live in a country and are connected to it in the long term। वो लोग और बिजनेसेस जो कंट्री में रह रही हैं और उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए। अब बिजनेसेस की बात करें, इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोका कोला की कोई फैक्ट्री है, इंडिया में आके सेटअप हो गई, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ गई है। अब उसमें जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएंगे। तभी बिजनेसेस भी जोड़ता है ये, इंडिविजुअल तो होंगे, इंस्टीट्यूशन भी होंगे, और रोजी रोटी हमारे देश पे डिपेंड करेगी, उन्हें नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री कहेंगे। अब जैसे कोई इंडिया में आके रह रहे हैं, इंडिया से ही पैसे कमा रहा है, तो उसे नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ इंडिया कहेंगे। अब कोई इंडिया का आदमी है, बाहर गया, वहीं सेटअप हो गया, वहीं अपनी रोजी रोटी कमा रहे, पैसे कमा रहे, तो उसे नॉर्मल रेसिडेंट बाहर की कंट्री का कहेंगे। लाइक जापान में जाके शिफ्ट हो गया, तो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ जापान कहेंगे उसे। अब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मैंने बात करी थी, यहाँ पे को देखो, ऑर्डिनरली रिसाइड इन अ कंट्री एंड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या हुआ, अब ये देखते हैं। द रेसिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही रहे वो, मतलब जो हमारी बाउंड्री है और जो ऑयल वेल्स ये सब चल रही है, वहां पे को अंदर रहे वो, कहीं बाहर वार ना रहे दूसरे देश में। सेकंड है, द रेसिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। बात करी ना, जो लाइवलीहुड होगा हमारे देश से जुड़ा हुआ होगा, तो यही लिख रखा है यहाँ पे को। और एक प्राइम कंडीशन है पता है नॉर्मल रेसिडेंट की, वो आदमी को कम से कम 1 साल तक हमारे देश में रहना होगा, तब उसे नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे। मान लो कोई आदमी है, वो इंडिया आया रहने, और वो सिर्फ 3 महीने तक ही रहा इंडिया में, यहीं पे को उसने सारा पैसा कमाया, यहीं पे को रोजी रोटी डिपेंड करी, लेकिन 3 महीने के लिए, तो क्या हम इसे नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे? नहीं कहेंगे। अगर ये आदमी 1 साल या 1 साल से ज्यादा के लिए देश में रहता और यहीं पैसा कमाता, तब कहते हैं हम इसे नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन फिलहाल 3 महीने के लिए हम इसे नहीं कहेंगे, 1 साल होना चाहिए, प्राइम कंडीशन ये है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। ये होती क्या है, जल्दी से सीखते हैं। फैक्टर इनकम, देखो नाम में फैक्टर है, मैंने तुम्हें फैक्टर सर्विसेज पढ़ाया था पहले वाले चैप्टर की वीडियो में, नहीं देखी है जाके देख लेना। तो फैक्टर इनकम की बात करते हैं।
फैक्टर सर्विसेज को जो पेमेंट करते हैं, जो पैसा मिलता है, उसे फैक्टर इनकम कहते हैं। इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन देयर प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या है, हम फैक्टर सर्विसेज लेते हैं। हमने बात करी थी ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये फैक्टर सर्विसेज हुई। ये हम क्या करते हैं, लेते हैं प्रोडक्शन के लिए, जिसको प्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं। अब इनको जब हम पैसा देंगे, उसे हम फैक्टर इनकम कहेंगे। और पैसा किस रूप में देते हैं, मैंने पहली वाली वीडियो में भी बताया था, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म में। सेकंड है ट्रांसफर इनकम। अब ट्रांसफर इनकम को ना हम यूनिलैटरल इनकम भी कहते हैं। यूनिलैटरल इनकम क्यों सर? यूनिलैटरल का मतलब होता है वन साइडेड। ट्रांसफर इनकम सिर्फ हमें मिलती हम वापस कुछ नहीं करते हैं, जैसे गिफ्ट हो गए। पढ़ते भी हैं, लिखा क्या है इसमें, इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। इट इज यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट। यूनिलैटरल क्लियर हो गया होगा क्या है यूनिलैटरल। उससे पहले बात करते हैं ऊपर क्या लिखा है। वो पैसा जो हमें मिल रखा है बिना कोई सर्विस प्रोवाइड करे, और हमें रिटर्न में कोई सर्विस देनी भी नहीं है। एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे कुछ, स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप तुम्हें कुछ देने के बदले में मिलती है क्या? तुम काम करोगे पहले सरकार के लिए, फिर तुम्हें स्कॉलरशिप देगी क्या? वो नहीं, ये तो एक ही साइड से मिलेगी और तुम्हें वापस भी नहीं करनी है स्कॉलरशिप। तो ये वन साइडेड हो गई और ये ट्रांसफर इनकम हो गई। सेकंड है गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड। या तुम्हारे रिलेटिव ने तुम्हें कोई गिफ्ट दे दिया, तो तुम्हारी ऑब्लिगेशन बनेगी कि तुम भी गिफ्ट वापस करो उन्हें। नहीं भाई, ये ट्रांसफर इनकम हो गई। और यहाँ पे को क्या लिखा है, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्शन सो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में क्या होते हैं ना, जितना सामान एक देश में बन रखा है एक साल के अंदर, जितना प्रोड्यूस हुए, उन सबको एड ऑन कर देंगे, क्योंकि वही तो इनकम होगी। मान लो एक दुकानदार ने 10 रुपए की चीज बनाई है और 10 की बेच दी, 10 रुपए क्या हुई उसकी इनकम हुई, क्योंकि सामान 10 का बनाया था। तो हम इनकम ना ऐड करके उस सामान कितने का बना यही ऐड कर देते हैं डायरेक्टली, मतलब तो एक ही रहेगा। तो उससे हमारी नेशनल इनकम निकल जाती है। तो फैक्टर इनकम तो नेशनल इनकम में ऐड होती है, इंक्लूड करते हैं हम, लेकिन ये नहीं करते हैं क्योंकि ये कोई प्रोडक्शन थोड़ी दर्शा रहे हैं। मैंने बताया ना, नेशनल इनकम में प्रोडक्शन आते हैं, कितना सामान बना। हम पैसा ना करके जितने का वो सामान था उसको एड ऑन कर देते हैं। अब सामान यहाँ 100 का हो, 200 का हो, मतलब ही नहीं है। ये तो कोई प्रोडक्शन ही नहीं दिखा रहा है, क्योंकि एक साइडेड चीज है ये। पैसा वापस नहीं देना है हमें, तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। फिर है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ गुड। सबसे पहले है फाइनल गुड, सेकंड है इंटरमीडिएट गुड। फाइनल के भी दो टाइप होते हैं, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आ जाओ फाइनल और इंटरमीडिएट होते क्या है। फाइनल गुड, नाम में फाइनल है ना, तो ये ऐसे गुड होते हैं जो फाइनली यूज के लिए बने रहते हैं, जो डायरेक्टली कंज्यूम ही होंगे। तो यहाँ पे को लिख रखा है, फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। या तो कंज्यूम करेंगे हम उसे डायरेक्ट, या इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे, डायरेक्टली यूज कर लेंगे उसे। अब यहाँ पे को सेकंड पॉइंट में देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा है क्या। Goods purchased by consumer household as they meant for final consumption like milk, samosa purchased by household। तो ऐसे गुड जो कंज्यूमर ने परचेज करें फाइनल कंजम्पशन के लिए, जैसे दूध है, दूध से तुम और कुछ चीज बना के बेचते हो क्या? नहीं बेचते हैं, डायरेक्टली पी जाते हैं। तो मिल्क हमारा फाइनल गुड हो गया। सेकंड है समोसा परचेस्ड बाय हाउस होल्ड। तुम्हारे जो हाउस होल्ड के लोग हैं, घर वाले हैं, उन्होंने समोसा खरीदा, समोसा डायरेक्टली खा लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, तो फाइनल गुड हो गया वो हमारा। सेकंड और क्या है, गुड्स परचेस्ड बाय फर्म फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट लाइक मशीनरी परचेस्ड बाय अ फर्म। यानी एक कंपनी ने गुड खरीदा कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब उससे नया इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए। जैसे कंपनी ने एक मशीनरी खरीदी, उससे कपड़े बनाने लग गई। कपड़े बनाने में क्या होगा, उसका कैपिटल फॉर्मेशन होगा, उसे पैसे मिलेंगे, तो फाइनल गुड के अंदर वो भी आएगा। कपड़े नहीं आएंगे, मशीनरी आएगी, जो मशीनरी हेल्प कर रही है कपड़े बनाने में। थर्ड है एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स परचेस्ड बाय हाउस होल्ड इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हमने पिछली वाली वीडियो में भी पढ़ा था, ये जो हाउस होल्ड है जब गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए पैसा खर्चे करे, उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। और ये एक सेक्टर में से एक है, चार सेक्टर पढ़ाए थे, कंज्यूमर, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और फॉरेन सेक्टर। तो ये कंज्यूमर सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर कहते हैं जिसे। एंड एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स परचेस्ड बाय प्रोड्यूसर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और जो प्रोड्यूसर लोग हैं यानी बिजनेसमैन लोग, जब वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में पैसा खर्चे करेंगे, उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे। और ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और कुछ नहीं, तुम्हारा बिजनेस सेक्टर है। तो यहाँ पे को हम कह सकते हैं, जब कंज्यूमर एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट यानी बिजनेस एक्सपेंडिचर, या बिजनेस लिख देता हूँ, बिजनेस एक्सपेंडिचर को हम ऐड कर दें, तो इन दोनों की हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। सिर्फ कंज्यूमर और बिजनेस की नेशनल इनकम निकल जाएगी हमारी। और अगर पूरे देश की निकालनी है, हम क्या करेंगे, चार सेक्टर पढ़ाए थे, दो हो गए हैं, दो सेक्टर और जोड़ दो। पहला है फॉरेन सेक्टर और दूसरा है तुम्हारा गवर्नमेंट सेक्टर। इन चारों की इनकम अगर जोड़ दें हम, हमारी नेशनल इनकम निकल जाएगी। तो वही यहाँ पे को लिखा है, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स
एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स में जितना हो रखा है उसको कैसे निकालेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जितना लोगों ने खरीदा प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जितना बिजनेसमैन लोगों ने खरीदा, इन दोनों को जब हम ऐड कर दें हमारा फाइनल गुड का एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। और इसे हम नेशनल इनकम भी कह सकते हैं, कंज्यूमर और इन्वेस्टमेंट की, यानी बिजनेस सेक्टर की। इंटरमीडिएट गुड में आते हैं। इंटरमीडिएट गुड बहुत अलग है फाइनल गुड से। फाइनल गुड को डायरेक्टली कंज्यूम कर देते थे, इसको नहीं करते हैं। इससे हम क्या करते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स, फूड्स लिखा है यहाँ पे, कोई गुड्स होगा। इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स which are used either for resale or for further production in the same year। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो, इंटरमीडिएट गुड को हम दूसरा सामान बनाने में यूज करते हैं, जो हम यूज करते हैं रीसेल के लिए या फर्दर प्रोडक्शन के लिए। लाइक मान लो मैंने यहाँ पे कोई एग्जांपल दिया था, समोसा परचेज्ड बाय हाउस होल्ड। हाउस होल्ड जनरली समोसा खा ही लेगा। अब मान लो तुम्हारे जैसा कोई शाना आदमी है, कॉमर्स का स्टूडेंट, उसने समोसा लिया और समोसा 5 रुपए का खरीदा, 10 रुपए का किसी और को बेचने लग गया हो, तो ये रीसेल कर रहे हो तुम, इसे फाइनल गुड नहीं कहोगे, इसे इंटरमीडिएट गुड कहोगे। क्योंकि तुम खा नहीं रहे हो, उल्टा बेच दे रहे हो, रीसेल कर दे रहे हो, तो इंटरमीडिएट गुड हुआ। सेकंड है फर्दर प्रोड्यूस कर रहे हो। मान लो इस बार तुमने खरीदा, समोसा ही खरीदा, उसके अंदर का तुमने आलू निकाला, आलू से सब्जी बना के बेच दिए तुमने, तो उसमें से नई चीज प्रोड्यूस करी है तुमने, उसी को यूज करके नई चीज प्रोड्यूस करिए, और एक ही साल के अंदर होनी चाहिए, प्राइम कंडीशन है। अगर एक साल से ज्यादा हो गया, वो सामान नहीं बिका, तो उसे फाइनल गुड में डाल देंगे हम। लेकिन इंटरमीडिएट गुड में अगर ऐसी चीज है वो चेंज करके बेच रहे हो, तो प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन के अंदर आएगा, जैसे हम इंटरमीडिएट गुड कहेंगे। सेकेंड है इंटरमीडिएट फूड्स, क्यों लिखा है दोबारा? इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड, क्या इंक्लूड करते हैं, अभी बताया, गुड्स परचेस्ड फॉर रीसेल, या तो दोबारा बेच रही हो। लाइक मिल्क खरीदा, उस समय तो हाउस होल्ड ने खरीदा, डायरेक्टली लिया था। लेकिन यहाँ पे को डेयरी शॉप ने खरीदा है, डेयरी शॉप उसे दोबारा बेच देगी, रीसेल करेगी, इसीलिए इंटरमीडिएट गुड हुआ ये। सेकंड है गुड्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, लाइक मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स। अब उससे फर्दर प्रोडक्शन कर दे रहे हैं हम कुछ। दूध इस बार सेम खरीदा, लेकिन उससे हमने इस बार मिठाई बना दी, उसको बेचा नहीं दोबारा, लेकिन मिठाई में कन्वर्ट करके उसको बेच दिया, तो ये भी इंटरमीडिएट गुड होगा। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। इंटरमीडिएट गुड को कभी भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करोगे। ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। मान लो एक चंगू है, ये रहा, और एक मंगू है। नाम लिख देते हैं चंगू, मंगू। चंगू ने 10 रुपए की एक साइकिल खरीदी, और वही 10 रुपए की साइकिल इसको 15 रुपए की बेच दी, ठीक है। अब नेशनल इनकम में ये 10 रुपए तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि इसने पैसे देके खरीदी थी ये चीज, तो 10 रुपए एक तो ये हो गए, प्लस यहाँ पे को जो इसने इंटरमीडिएट गुड हो गया ना ये, क्योंकि रीसेल करी साइकिल, तो 15 रुपए भी जोड़ देंगे क्या हम डायरेक्टली? ये तो गलत हो जाएगा, 25 रुपए। लेकिन यहाँ असल में देखा जाए कमाई सिर्फ 15 रुपए की हो रही है, बाकी का 10 रुपया जा कहाँ रहा है? क्योंकि 10 रुपए तो ये हो गए जो इसने कमाए थे, मतलब जो इसने किसी को दिए थे उसने कमाए 10 रुपए। 5 रुपए फिर इसने कमाए, क्योंकि 10 रुपए तो निकालने ही थे इसे, वो तो खर्चा ही हो गया इसका। 5 रुपए इसकी इनकम होगी, सो 10 + 5, 15 रुपए कमाए इसने मेन। तो बाकी के 10 रुपए कहाँ गए? 25 कैसे बन रहे हैं? अरे बाकी के 10 रुपए क्या हुआ पता है, हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन में पूरा 15 जोड़ दिया। तो इंटरमीडिएट को हम नहीं जोड़ते, हम उतना ही जोड़ते हैं जितने का फायदा हो रखा है, जितने का सर्विसेज प्रोवाइड कराई है। तो 10 रुपए तो पहले के थे चंगू के, प्लस ये जो 15 बचा है ना, इसको पूरा प्लस ना करते हुए हम क्या करेंगे, ये माइनस कर देंगे, क्योंकि 10 रुपए तो हमने पहले ही दे दिए थे। थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन दोबारा बताता हूँ। 10 रुपए किसी दुकान वाले ने कमाए, जिससे चंगू ने साइकिल खरीदी थी, तो 10 रुपए तो हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये नेशनल इनकम में है, वो बंदे की इनकम है ये। उसके बाद जो ये 15 रुपए है, ये पूरी इनकम नहीं होता है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म में हमने पढ़ा था, इनकम क्या होती है, एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू, सॉरी उल्टा बोल दिया, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इनकम, जिसको प्रॉफिट भी कहते हैं हम। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ? 5 ही रुपए का हो रहा है सिर्फ, क्योंकि 10 की तो उसने खुद ही खरीदी थी। सो 10 + 5 करेंगे, तब हमारा जाके टोटल निकलेगा 15 रुपया। इसीलिए हम पूरा 15 ऐड ना करें, क्योंकि पूरा 15 इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। तो हम फाइनल गुड ही ऐड करते हैं हमेशा, क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाएगी। पहले 10 रुपए की खरीदी, अब 15 की बेच दी, तो दोनों को जोड़ा 25 रुपए हो गए। ऐसा नहीं होगा, 10 रुपए की खरीदी, 5 का प्रॉफिट हुआ, भले 15 की बेची, तो 10 + 5 = 15 रुपए। इसीलिए हम इंटरमीडिएट गुड को नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं। बहुत ट्रिकी सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन मैंने पूरा प्रयास करा है अच्छे से समझाने का। समझ नहीं आया, वीडियो में पीछे जाना। चौथा पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और, दे आर नॉट रेडी फॉर यूज बाई देयर फाइनल यूजर। फाइनल यूजर इन्हें डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, क्रूड ऑयल होते हैं ना, क्रूड ऑयल, जिससे हमारे पेट्रोल, डीजल और बाकी ऑयल्स बनते हैं, तो क्रूड ऑयल को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। गाड़ी में डाल रहे हैं कहीं, अरे क्रूड ऑयल डाल दे, गाड़ी खराब हो गई वहां पे को,
दिक्कत हो जाएगी। तो क्रूड ऑयल से पहले पेट्रोल अलग करेंगे, डीजल अलग करेंगे, फिर पेट्रोल और डीजल को डालेंगे गाड़ियों में, तब जाके चलेंगी वो। तो फाइनल यूज नहीं कर सकते हम उन गुड्स का, उन्हें हम इंटरमीडिएट गुड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शुगर परचेस्ड बाई स्वीट शॉप, स्वीट शॉप मतलब चीनी वाली शॉप नहीं है, स्वीट शॉप मतलब मिठाई की दुकान, इज एन इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड क्यों है? क्योंकि स्वीट शॉप डायरेक्टली चीनी बेचेगा क्या? कॉमन सेंस की बात है ये तो, मिठाई बेचेगा, कन्वर्ट करेगा उसे, तो इंटरमीडिएट गुड हो गया ये। एज सम वैल्यू इज टू एडेड टू शुगर फॉर मेकिंग स्वीट्स, शुगर में कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी शुगर स्वीट्स बनाने के लिए। जैसे शुगर में पहले कुछ बेसन मिलाएंगे, फिर उसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे, उसको गर्म करेंगे, फिर लड्डू बनाएंगे, फिर बेचेंगे। तो उसको फाइनल यूज नहीं कर सकते हम गुड्स को, शुगर है फाइनली यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब मिठाई बन जाए उसको फाइनली यूज कर सकते हैं। तो मिठाई हमारा फाइनल गुड हो गया, शुगर हमारा इंटरमीडिएट गुड हो गया। इस केस में समझ गए होगे टाइप्स ऑफ गुड दो टाइप के हैं, फाइनल के भी दो टाइप होते हैं, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आ जाओ तुम प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री में क्या होता है ना, जो इंटरमीडिएट गुड होते हैं वो हमारे प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर आते हैं, जैसे प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आ गए उन्हें फाइनल गुड कहते हैं। ऐसा कैसे समझते हैं? प्रोडक्शन बाउंड्री का कॉन्सेप्ट क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री इज वेरी सिग्निफिकेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम जान सके इंटरमीडिएट और फाइनल गुड में डिफरेंस क्या होता है। द प्रोडक्शन बाउंड्री इज द लाइन अराउंड द प्रोडक्टिव सेक्टर। प्रोडक्टिव सेक्टर मतलब जहां प्रोडक्शन की प्रोसेस चलती है ना, जब सामान बनता है, उसे प्रोडक्टिव सेक्टर कहते हैं। तो उसके अराउंड जो लाइन होती है, पूरा फ्रेमवर्क होता है ऐसे, उसे प्रोडक्शन बाउंड्री कहते हैं। एज लॉन्ग एज गुड्स रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, दे आर इंटरमीडिएट गुड, एंड व्हेन अ गुड कम्स आउट ऑफ दिस बाउंड्री इट बिकम्स अ फाइनल गुड। जब वो उस बाउंड्री के अंदर है उसे इंटरमीडिएट गुड कहेंगे, बाहर आ जाए फाइनल गुड कहेंगे। कैसे समझते हैं? ये जो काली लाइन दिख रही है ना तुम्हें, ये है प्रोडक्शन बाउंड्री, जिसके अंदर सारा प्रोडक्शन का काम चलता है। अगर बाउंड्री ना भी समझो, तुम ये समझो एक बिल्डिंग है जहाँ पे कोई सामान बनता है, एक फैक्ट्री है। पहला क्या हो रहा है इसके अंदर, फार्मर ए प्रोड्यूसेस कॉटन वर्थ 2000 एंड सेल्स इट टू बी। रीसेल कर रहा है उस चीज को, इंटरमीडिएट गुड हुआ ना। तो 2000 का सामान था और बी को बेच दिया, तो इंटरमीडिएट गुड हुआ, तब हमारा लाइन के अंदर आ रहा है। कॉटन को उसने बेच दिया बी को। अब बी ने क्या करा, आगे बढ़ा हमारा एरो, बी ने क्या करा, बी प्रोड्यूसेस थ्रेड, उससे धागा बनाया, वर्थ 3000 एंड सेल इट टू सी। सी को बेच दिया उसने यहाँ पे को, उसका 3000 का तागा बना के, तो 3000 का था वर्थ थी उसकी। तो यहाँ भी क्या करा, सी ने रीसेल कर दिया, सी ने रीसेल कर, सॉरी बी ने रीसेल कर दिया सी को। तो ये हमारा इंटरमीडिएट गुड है, और क्योंकि रीसेल हो रहा है। फिर सी ने क्या करा, सी प्रोड्यूसेस क्लॉथ वर्थ 4500 एंड सेल इट टू कंज्यूमर। अब कंज्यूमर को सेल कर दिया सी ने 4500 का वो कपड़ा बना के। तो ये भी हमारा इंटरमीडिएट गुड हो गया, क्योंकि रीसेल हो रहे हैं दोबारा, भले ही कंज्यूमर को करा गया हो, लेकिन जो एक कपड़ा है हमारा इंटरमीडिएट गुड है। जब हम कंज्यूमर के हाथ में ये सामान पहुंचाएंगे, ये कंज्यूमर है इसके हाथ में सामान पहुंचाएंगे, तब ये हमारा फाइनल गुड होगा। समझे अब ये कॉन्सेप्ट है? तो जितनी चीजें इंटरमीडिएट गुड हैं सब प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर लिखना, जैसे बाहर आ गया कंज्यूमर के पास आ गया वो सामान, उसे फाइनल गुड कह देंगे हम। और आज के वीडियो के लिए इतना ही है। कुछ भी दिक्कत लगे वीडियो में पीछे जाना, और फिर भी समझना है, कमेंट बॉक्स खुला है, वहां जाके कमेंट करना कि सर ये समझ नहीं आया। टाइम स्पैम दे देना कि सर ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया, मैं तुरंत से तुरंत रिप्लाई करूंगा, पूरा समझाने का प्रयास करूंगा तुम्हें कि वो टॉपिक कैसे समझ सकते हो तुम। और फिलहाल ये वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना।